हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का सीरीज़ कर रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके पहले आप पार्ट 1 देखिए। उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जाने थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हमारी बुक में, हमारे एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो आज का वीडियो हम लोग केमिकल इक्वेशन पे बनाएंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने तरह का होता है केमिकल इक्वेशन, और हम लोग केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन जानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट विच इज़ नोन एज रिएक्टेंट्स विद द न्यू सब्सटेंसेज दैट आर फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है, या केमिकल इक्वेशन में हम लोग वैसे सब्सटेंसेज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, वैसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। उनका लिंक किसके साथ दिखाया जाता है? प्रोडक्ट के साथ, जो रिएक्शन के बाद बनते हैं। डैट मीन्स अगर सपोज ए और बी रिएक्टेंट है और ये क्या दे रहा है? प्रोडक्ट ए बी, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, यही क्या है? केमिकल इक्वेशन है। आगे, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है सिंबल इक्वेशन। तो दोनों में क्या अंतर है? वर्ड इक्वेशन जब हम लोग किसी भी एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका वर्ड, उसके नेम को डायरेक्ट लिख देते हैं, तो वो है वर्ड इक्वेशन। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में हम लोग सारे एलिमेंट का सिंबल पढ़े हैं, तो जब हम लोग किसी एलिमेंट को उसके सिंबल के नाम से दिखाते हैं तो उसको हम लोग सिंबल इक्वेशन बोलते हैं। तो दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन। A word equation links together the names of reactants with the product। अगर वर्ड इक्वेशन में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिंक उसके नाम से दिखाएं तो उसको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड में लिखें, यहाँ पे किसी भी तरह का सिंबल को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग एक्टिविटी में पढ़े थे सबसे पहले, बुक में, एनसीईआरटी बुक का बुक में ही दिया हुआ है आपके, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, मैग्नीशियम को बर्न किया गया, मतलब मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, और इधर वाला क्या है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का कोई सिंबल यूज़ नहीं किए हैं। हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं? डायरेक्ट वर्ड, नाम यूज़ किए हैं एलिमेंट्स का। सेकेंड, ऐसे एक एग्जांपल है, हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स को, तो जिंक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं या रिएक्ट कराते हैं, तो पूरा लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इस तरीके से वर्ड इक्वेशन में हम लोग सारे एलिमेंट्स का नाम लिख के या उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन जो होता है वो किसी भी रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है। जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखाना। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। इतना बड़ा बात हम लोग सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो जब हम लोग ऐसे वर्ड में लिखते हैं तो ये वर्ड इक्वेशन बन जाता है। हम लोग इसको और शॉर्ट फॉर्म डेराइव किए जब हम लोग को सिंबल के बारे में पता चला, तो हम लोग अब इसको सिंबल इक्वेशन में लिख के देखें। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये सिर्फ वर्ड इक्वेशन नहीं, जब आप सिंबल इक्वेशन भी रखते हैं तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं ताकि इक्वेशन लिखने समय आपको ध्यान में रहे। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे ये सारा पॉइंट्स को। तो एग्जाम्पल में मैंने वही रिएक्शन लिया है जो पहले लिया था, कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने इसका वर्ड इक्वेशन लिख दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives out magnesium oxide। इस तरीके से मैंने ये रिएक्शन लिखा
अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम लोग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में जो होता है उसको RHS यानी कि राइट हैंड साइड कहते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड LHS हो जाता है और एरो के राइट हैंड साइड RHS हो जाता है। तो इक्वेशन लिखने समय हमें ये दो पोर्शन याद रहना चाहिए कि LHS और RHS। और LHS में क्या लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। तो जो रिएक्टेंट है उसको हम लोग LHS में लिखते हैं, और रिएक्टेंट अगर दो या दो से अधिक है तो उसके बीच में हम लोग प्लस साइन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्लस साइन दिखाया गया है। प्लस का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है साथ में। Similarly, the product are written on right hand side with plus sign between them। तो प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, RHS में, और प्रोडक्ट भी अगर दो या दो से अधिक है तो उसके बीच में भी प्लस का साइन होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो प्लस साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से LHS में हम लोगों ने क्या लिखा, रिएक्टेंट, और RHS में क्या लिखा, प्रोडक्ट। और अगर दो है रिएक्टेंट और दो है प्रोडक्ट तो उनके बीच में हम लोग प्लस साइन को ज़रूर डालते हैं, ताकि इससे पता चले कि दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है या फिर प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है। फिर थर्ड, एन एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। बीच में हम लोग को दिखाई दे रहा है इक्वल टू की जगह पे क्या है, एरो का साइन है, और ये एरो क्या करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से अलग करता है। नेक्स्ट लास्ट में देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो एरो का जो हेड है, ये जो हेड है वो किसकी तरफ इशारा करता है, प्रोडक्ट की तरफ इशारा करता है, और ये जो एरो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करता है। मैथ्स में इक्वल टू का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन रिएक्शन लिखने टाइम हम लोग एरो का यूज़ करते हैं। ये एरो ये दिखाता है कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो जब भी हम लोग कोई इक्वेशन लिखेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। वर्ड इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि वर्ड इक्वेशन सिंपल क्या था, एक तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, छोटा डिस्क्रिप्शन था। जैसे कि हमने एग्जांपल ये थे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाता, तो इसको हम लोग शॉर्ट में इसके वर्ड्स को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए, तो ये छोटा डिस्क्रिप्शन हो गया। लेकिन जो वर्ड इक्वेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड किया है, वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपली change of reactants into product that do not give the true picture of the chemical reaction। वर्ड इक्वेशन जो होता है वो सिंपली क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होते हुए दिखाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। लेकिन ये हम लोग को ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है केमिकल रिएक्शन का, मतलब इसका सिंबल्स नहीं बता पा रहा है, इसका स्टेट नहीं बता पा रहा है, तो इसीलिए वर्ड इक्वेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि वर्ड इक्वेशन तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता नहीं है, तो उसके बाद आया सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंबल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें हम सारे रिएक्शंस के जो वर्ड्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वर्ड्स में, मतलब उनका नाम नहीं लिख करके उनका सिंबल लिखते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सारे एलिमेंट्स का सिंबल दिया हुआ रहता है। तो रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स, सब्सटेंस, कंपाउंड्स आते हैं, सबको उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिखना ही सिंबल इक्वेशन कहलाता है। और जब हम लोग सिंबल इक्वेशन लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, इससे हम लोग को रिएक्शन का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। ये इसका डेफिनेशन हो गया, मतलब एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है। ब्रीफ का मतलब सबसे छोटा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसके सिंबल्स और उसके फार्मूला के टर्म में जितने भी उसमें सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उन सबको हम लोग फार्मूला और सिंबल के रूप में लिखते हैं। जब हमने वर्ड इक्वेशन देखे थे तो हमने लिखे थे कि ये स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का। तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये एक रिएक्शन था। इसको हमने शॉर्ट करके उसके वर्ड्स को क्या किए, वर्ड्स लिख दिए, तो वर्ड इक्वेशन बन गया। लेकिन अब हम उसको सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख के मैं दिखा दी हूँ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप लोगों को ये प्रोडक्ट बनाने क्लास 9 में ही आप लोगों ने सीखा था किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। जिन्होंने भी नहीं सीखा है तो प्रोडक्ट बनाने का, रेडिकल्स के प्रोडक्ट बनाने का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जैसे कि कंपाउंड का नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको लिख लेंगे और दोनों का सिंबल को नीचे लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का
सिंबल जस्ट उसके नीचे Mg, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, उसका सिंबल उसके जस्ट नीचे। अब सिंबल के जस्ट नीचे हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, उनका वैलेंसीज को लिखेंगे, मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी और ऑक्सीजन का वैलेंसी। आपको ये वीडियो पूरा मिल जाएगा। आप अगर आपको अच्छे से सीखना है प्रोडक्ट बनाने तो आप उस वीडियो पे जाइए और उस वीडियो को पहले पूरा कंप्लीटली देखिए, तो आपको इस तरह का कंपाउंड बनाने ज़रूर आएगा। ये इस तरह के कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है और एक के ऊपर माइनस चार्ज। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन नॉन मेटल तो उसके ऊपर माइनस चार्ज। लेकिन हम लोग को प्लस माइनस अभी लेना देना नहीं है, हम लोग को वैलेंसी से लेना देना है। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी है 2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, लिख दिए। अब दोनों वैलेंसी सेम था तो हम लोग उसको काट देंगे। काटना मतलब सेम है तो नहीं, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं जितना सिंपल हो सके। तो 2 2 कट गया तो 1 आया। अब हम लोग दोनों वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो Mg के नीचे ऑक्सीजन का वैलेंसी और ऑक्सीजन के नीचे Mg का, तो Mg के नीचे 1, O के नीचे भी 1, लेकिन 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको MgO लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला आया MgO। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने उतना बड़ा इक्वेशन को कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसको हम सिंपल सिंबल में जब दिखा दिए तो ये सिंबल इक्वेशन। इसके जस्ट पहले जब हम लोग वर्ड लिख करके दिखा रहे थे तो वो वर्ड इक्वेशन था। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है जिंक, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जिंक का सिंबल Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, जिंक क्लोराइड बना ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे सिंबल्स को यूज़ करके सिंबल इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि फर्दर सिंबल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। आप सिंबल इक्वेशन बोलिए चाहे केमिकल इक्वेशन बोलिए, एक ही बात है। मतलब सिंबल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है। पहला है अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं वो जानेंगे। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोगों को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो बैलेंस और अनबैलेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसका LHS RHS के बराबर होना चाहिए। डेफिनेशन देखते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल, सच इक्वेशंस आर नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब जब हम लोग कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं, कोई भी रिएक्शन को हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसका LHS जो है, मतलब LHS में जितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सबका नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होना चाहिए। मतलब LHS का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो RHS के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होना चाहिए, तभी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये होगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम वाला ही। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग साथ में रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका इक्वेशन है Mg + O2 गिव्स आउट MgO। एक तरफ हम लोग LHS लिख दिए और RHS। अब हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे कि LHS में एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। LHS और RHS दोनों में ही एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। LHS में मैग्नीशियम का नंबर है 1 और RHS में भी मैग्नीशियम का नंबर है 1, लेकिन LHS में ऑक्सीजन का नंबर है 2 और RHS में ऑक्सीजन का नंबर है 1। डैट मीन्स कि यहाँ पे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स भी अगर आपस में बराबर नहीं होते हैं तो वो पूरा इक्वेशन आपस में बराबर मतलब बैलेंस नहीं होता है। तो जब एक भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हो तो वैसे इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल या अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जहाँ पे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, तो हम लोग क्लास 9 में एक लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस लॉ के तहत हम लोग ये पढ़े थे कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ना ही तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही तो बर्बाद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिएक्शन होने के बाद भी, रिएक्शन के पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होना चाहिए, इस लॉ को फॉलो करते हुए। तो इस लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है। ये लॉ यही बताता है हम लोग को कि रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के पहले दोनों का जो मास होता है, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना या रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी है।
तो हम लोग को समझ में आ चुका है कि अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता है वो हम लोगों को ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसको शुरू करेंगे। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो जानते हैं। A balanced chemical equation has the number of atoms of each element equal on both side। मतलब एक इक्वेशन या एक रिएक्शन तभी बैलेंस कहलाएगा जब उसके दोनों साइड मतलब LHS और RHS में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स LHS में और RHS में बराबर हो, तभी वो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप बुक में पढ़िएगा या कहीं पे भी आप जितना भी केमिकल इक्वेशन पढ़िएगा, आपको मोस्टली सारे केमिकल इक्वेशन जो मिलेंगे वो ऑलरेडी आपको मतलब अनबैलेंस फॉर्म में मिलेंगे। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपको बैलेंस करना सीखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। एग्जाम्पल वही है मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब हमारे बुक में जो मेथड दिया है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब याद रखिए, जब भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो हाथ में आप पेंसिल पकड़ो, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल अंदाज़ा लगाने वाला मेथड होता है। तो इसमें आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, तो पेन से करोगे काटना पड़ेगा, इसलिए पेंसिल पकड़ो, पेंसिल से आराम से बना लो। ठीक है, दूसरा बात ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहला रूल हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसका जो वर्ड इक्वेशन होता है ना, वर्ड इक्वेशन को पहले सिंबल में लिख लो। जैसे ये वाला मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो उसका सिंबल हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे टेबल में, एक तरफ एलिमेंट्स लिखेंगे, एक तरफ LHS और एक में RHS। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को इसमें मेंशन कर देना है हम लोगों को। ठीक है, अब बैलेंस करने के पहले हमें कुछ बातें ध्यान भी रखनी है। ठीक है, अगर हम लोग जब भी बैलेंस करते हैं तो हमें सारे एलिमेंट्स को पहले हम यहाँ राइट डाउन करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट्स इसमें हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये भी ध्यान में रखना है हम लोगों को, बैलेंस करने टाइम हमें किसी भी कंपाउंड का फार्मूला या किसी भी एलिमेंट का फार्मूला चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए वाटर का फार्मूला होता है H2O, लेकिन अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो ये नहीं कि हम ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि H2O2 वाटर का फार्मूला ही नहीं होता है। मतलब आप वाटर का फार्मूला चेंज कर दिए तो ये गलत है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे था तो O2 लिखा हुआ है। अब हमें ऑक्सीजन को अगर बढ़ाना है या घटाना है तो हम लोग उसके नीचे में जो 2 है उसको कुछ नहीं करेंगे, उस नीचे को मतलब सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो कभी भी हम लोग सबस्क्रिप्ट में कुछ ऐड नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बगल से आप 2 नहीं हटा सकते हो, या वहाँ पे आप 2 की जगह 3, 4 ये सब ऐड नहीं कर सकते हो। सबस्क्रिप्ट में हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, तो हम लोग हमेशा कोएफिशिएंट में। कोएफिशिएंट मतलब बगल में, जैसे मैग्नीशियम के बगल में लगा सकते हैं, ऑक्सीजन के बगल में लगा सकते हैं, नीचे नहीं लगा सकते हैं। सबस्क्रिप्ट में बिल्कुल नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा, कोएफिशिएंट में लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने टाइम आप फार्मूला नहीं बदल सकते। फार्मूला बदल दोगे तो रिएक्शन ही बदल जाएगा पूरा, इसलिए ये बात हम लोगों को ध्यान रखना। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ड इक्वेशन है तो उसको सिंबल में लिख लीजिए, सिंबल इक्वेशन में। उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड बनाने के लिए आप एक कॉलम बनाइए, कॉलम में एलिमेंट LHS RHS लिखिए। उसके बाद ध्यान रखना है कि कभी भी सबस्क्रिप्ट में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट मत करिए नंबर ऑफ एटम्स को, बल्कि कहाँ करिए, कोएफिशिएंट में करिए, ताकि फार्मूला चेंज ना हो। हाँ, अगर आप प्रो हो जाओगे बैलेंस करने में तो आपको ये चार्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पेंसिल पकड़ो और दिमाग लगाओ कि हाँ कहाँ पे क्या नंबर लगाएंगे, हम लोग कैसे ऐड करेंगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो उस समय करना, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को ये चीज़ करना है। बुक में एक और चीज़ आप लोग को बोलता है हिट एंड ट्रायल मेथड करने टाइम कि जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसमें जिसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है आप उसको सबसे पहले बैलेंस कर लो। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है तो आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। लेकिन ये चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं आपको दूसरा रूल बता रही हूँ कि आप कैसे करो। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि मेटल को बैलेंस करो। जैसे यहाँ मैग्नीशियम मेटल है तो उसको बैलेंस कर लो, फिर कोई नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को बैलेंस करो, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो
इस सीक्वेंस में अगर आप बैलेंसिंग करोगे तो आप फंसने का चांसेस आपका बहुत कम हो जाता है। 90% इक्वेशन आपका इस सीक्वेंस पे बैलेंस हो जाते हैं। कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जिसको आप नंबर ऑफ एटम्स देख करके कि किसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है उससे आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जितने इक्वेशन आपको मिलेंगे अभी आपके बुक में वो सारा इसी सीक्वेंस में बैठा हुआ है। आप इससे बनाओगे बहुत ईजिली आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है। हाँ, ऑफकोर्स नॉन मेटल है, लेकिन वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जनरली सारे रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग उसको अलग से बैलेंस करेंगे। इनके अलावा पहले जो नॉन मेटल होगा उसको बैलेंस करेंगे। तो चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स का नाम हम लोग लिख लिए हैं। पहले तो बांट लो, LHS है एक तरफ, दूसरी तरफ RHS है। और एलिमेंट्स कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब देखो LHS में मैग्नीशियम कितना है? 1, RHS में भी कितना है? 1, मतलब ये बैलेंस है। अब LHS में ऑक्सीजन है 2, लेकिन RHS में कितना है? 1, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब तुम देखो, अगर ऑक्सीजन को हम लोग सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे नीचे, तो ये तो रूल बोलता ही नहीं है, नहीं लगा सकते हैं। तो कहाँ लगाना होगा हम लोग को? कोएफिशिएंट में। तो अब बीच में तो घुसा के नहीं लगा सकते हैं, Mg और O के बीच में, इससे भी इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, MgO होता है, MgO2 नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बदलेंगे। तो कहाँ लगाएंगे हम लोग? मैग्नीशियम के पहले लगा देंगे, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में, तो बीच में भी नहीं लगेगा, सबस्क्रिप्ट में भी नहीं लगेगा, तो वहाँ लगाए। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 लगाएं तो देखें कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी बढ़ गया। तो हम लोग इधर LHS में भी मैग्नीशियम के पहले 2 लगा दिए। अब फिर से चेक कर लो, LHS में तुम्हारा 2 मैग्नीशियम है और RHS में भी 2 मैग्नीशियम है, तो हमने 2 लिख दिए, मतलब ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी इधर LHS में 2 है और RHS में भी 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS मिल चुका है। तो बैलेंस इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे, 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। तो ये मिला हम लोग को फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग बैलेंसिंग का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। तो ये एक एग्जांपल हम लोग के पास, मतलब एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही बॉक्स बनाएंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, एक में LHS, एक में RHS। देखिए, जब आप लोग प्रो हो जाओ, एकदम आ जाए आपको एकदम बैलेंसिंग करना, तो आपको ये जो चार्ट है ये बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पेंसिल पकड़ो और हिट एंड ट्रायल मेथड से बना कर लो। बट यहाँ पे अभी हम लोग को सीख रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग ये चार्ट बनाएंगे। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले मेटल लिखते हैं, तो इसलिए मैंने मैग्नीशियम लिखा, फिर नॉन मेटल क्लोरीन, देन फिर हाइड्रोजन। अब LHS में देखो मैग्नीशियम 1 है और RHS में भी 1 है, बैलेंस हो गया। लेकिन अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन LHS में 1 है और RHS में 2 है, तब इसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। तो हम लोग को पता है सबस्क्रिप्ट में तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं, मतलब क्लोरीन के नीचे नहीं तो क्लोरीन के बगल में, मतलब तो हाइड्रोजन के बगल में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में है। तो 2 लगा दिए। जैसे ही 2 लगाएं तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हो गया। आप देखो इधर साइड भी RHS में भी हाइड्रोजन कितना था? 2 था। तो इसका मतलब है कि आप बैलेंस हो गया। फिर से एक बार आप चेक कर सकते हो कि मैग्नीशियम दोनों तरफ 1 है, क्लोरीन दोनों तरफ 2 है और हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस। तो आइए हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट की बैलेंसिंग का कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को। तो अब इसको भी बैलेंस करके हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से बैलेंसिंग होगा। सीख तो चुकी ही हैं हम लोग, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, यहाँ पे 3 और एग्जाम्पल है, तो टोटल 5 एग्जाम्पल करते हैं। इसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर भी इसके बाद ये 5 क्वेश्चन के बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से आप ऐसे ही चार्ट बनाइए, एलिमेंट LHS RHS। एलिमेंट में मेटल को सबसे पहले लिख लो, जिंक है, फिर नॉन मेटल तो सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाद में लिखते हैं, हम लोग को पता है। तो नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। अब जिंक को बैलेंस करो, LHS में जिंक 1 है, RHS में भी 1 है, बैलेंस है, ठीक है। अब सल्फर देखते हैं हम लोग, सल्फर यहाँ पे 1 है LHS में, RHS में भी क्या है? 1 है,
ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है LHS में और RHS में भी क्या है 4 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन LHS में क्या है 2 है और RHS में भी 2 है, तो बैलेंस है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस था। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे इक्वेशन भी होंगे, 10% ऐसे इक्वेशंस होते हैं या रिएक्शंस जो ऑलरेडी बैलेंस होते हैं, उन्हें हमें बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन मोस्टली हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4th नंबर में, 4th में है आयरन प्लस वाटर गिव्स आउट आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, चलो तो एलिमेंट्स लिख लो। पहले मेटल्स का नाम, तो मेटल्स में आयरन है, उसके बाद नॉन मेटल यहाँ कोई भी नहीं है, डायरेक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो पहले ऑक्सीजन देन फिर हाइड्रोजन। एलिमेंट्स देखो, LHS में आयरन कितना है 1 और RHS में कितना है 2, तो हम लोग सब्सक्रिप्ट में नहीं कोएफिशिएंट में 2 लगा देंगे LHS में, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर। अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन LHS में 1 है लेकिन RHS में कितना है 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे H2O के आगे मतलब 3 लगा देंगे, क्योंकि जब भी हम लोग कोएफिशिएंट में लगाते हैं तो वो दोनों एटम्स के लिए होता है, मतलब ये H2O के आगे जो 3 लगाए हो आप, वो हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो अब देख सकते हो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन देखो 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6। अब चेक कर लो, आयरन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ठीक है बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन कितना है 3 लगाए थे तुम, और पहले से हाइड्रोजन में 2 लगा हुआ था, तो 3 2 जा 6, तो ये 3 2 जा 6, मतलब दोनों तरफ 6 6 हाइड्रोजन हो गया। और ये जो आयरन ऑक्साइड है इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि आयरन का 2 वैलेंसी होता है, ठीक है, एक 2 होता है और एक 3 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 3 वाला लिए थे तो इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और एक और जो होगा उसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट है मीथेन, CH4 जो लिखा हुआ है वो मीथेन का नाम है। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, तो इसको बैलेंस करना है। तो इसमें भी हम लोग एलिमेंट्स LHS RHS लिखेंगे। एलिमेंट्स में क्या क्या है, सबसे पहले मेटल, तो मेटल तो कोई नहीं है। नॉन मेटल, कार्बन क्या है नॉन मेटल है, फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। कार्बन को बैलेंस करो, LHS में 1 RHS में भी 1, बैलेंस है ये। उसके बाद ऑक्सीजन इधर 2 है और यहाँ पे 2 और 1 3 है। LHS में 2 है और RHS में 2 और इधर H2O का 1, तो 3 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे 3 लगाएं, लेकिन ऑक्सीजन अब क्या हो गया 3 2 जा, क्योंकि ऑलरेडी 2 था, तो ये साइड वाला 3 से हम लोग इसको क्या करेंगे इनटू करेंगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और इधर पे 1, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या लगाएं, तो पहले हम 2 लगा के देखते हैं, कम से शुरू करते हैं हम लोग, हमेशा स्मॉलेस्ट 1 तो लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो 2 से शुरू करते हैं, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, यहाँ पे हम लोग मतलब वाटर के पहले 2 लगा दिए, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, तो बैलेंस हो गया। 3 लगाते तो हम लोग का नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाता, तो इक्वेशन भी और आगे चला जाता और हम लोग को ज़्यादा इसको बैलेंस करने में टाइम लगता है, इसलिए हमेशा हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर से लेके बैलेंसिंग शुरू करना चाहिए। तो आई थिंक कि आप लोगों को अब बैलेंसिंग का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, आप उसको प्रैक्टिस करो और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, चैप्टर का पूरा वीडियो आ जाएगा, देन हम लोग एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग का क्वेश्चन के ऊपर बनाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग ऐसे बना सकते, जब भी हम लोग कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम लोग उसका सिर्फ सिंबल लिखते हैं, तो सिंबल के बगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं, जिससे वो इक्वेशन और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, सोडियम react with water, तो सोडियम प्लस H2O gives out सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा, रिलीज होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन लिख दिया। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, बैलेंसिंग आपको सिखा चुके हैं हम लोग अभी जस्ट पहले ही, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, मतलब इसका फिजिकल स्टेट को मेंशन करेंगे। तो फिजिकल स्टेट के लिए हम लोग उसका इनिशियल लेटर, जैसे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस स्टेट के लिए G, और एक होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ घुला हुआ हो किसी चीज़ में, तो उसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। एक्वस को हम लोग AQ से दिखाते
सकते हैं। तो ये चीज़ आप बगल में मेंशन कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्या था, सॉलिड, तो उसके बगल में S, H2O लिक्विड था तो उसके बगल में L, NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस था तो AQ, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ तो G। आप G लिखने की बजाय एक एरो ऊपर की ओर हेड, उसका जो एरो का हेड है वो ऊपर की ओर डायरेक्ट कर रहा हो तो वैसा एरो भी आप लगा सकते हो। इसका मतलब होता है कि कोई भी गैस रिएक्शन के बाद यहाँ रिलीज हुआ है। कभी कभी एरो नीचे की तरफ भी दिखाते हैं, इसका मतलब होता है कि PPT का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी PPT दिखाना तो आप एरो नीचे की तरफ दिखा दो या तो नीचे पे आप PPT लिख दो। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फिजिकल स्टेट मेंशन करके अपनी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है, और आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन ऑफ रेट को या तो इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना। ये इसके अलावा कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे कि हीट और टेम्परेचर, ये भी एब्जॉर्ब होता है, मेंशन करना हमें ज़रूरी होता है इसको भी। तो इसको हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं, एरो के ऊपर या नीचे मेंशन करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाता है किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। ये दोनों किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गए खाना में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आपको पता है ये सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स में, तो क्लोरोफिल। और ये सनलाइट जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो तब तक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हो सकता है। और जैसे ही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब पानी का टूटना, पानी नहीं टूटेगा तो हम लोग को पता है ग्लूकोज, उसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, और हाइड्रोजन जब तक CO2 के कंबाइन नहीं होगा तब तक ग्लूकोज बन नहीं सकता है। तो इसका मतलब है CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives out glucose, oxygen and some amount of water vapor. This process is known as photosynthesis. तो इस तरीके से आप अपने इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। आप यहाँ पे चाहो तो फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दो, जैसे कि CO2 गैसियस स्टेट में है तो G, वाटर लिक्विड स्टेट में इसलिए L लगा दो। जो ग्लूकोज बनता है वो एक्वस स्टेट में इसलिए AQ, जो ऑक्सीजन बना वो फिर से गैसियस स्टेट में बनेगा, और जो वाटर बनता है वो वेपर के फॉर्म में बनता है इसलिए गैसियस स्टेट। आप इसको बैलेंस भी कर लो, बैलेंसिंग आप सीख चुके हो। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग रिएक्शंस को या इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमने केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखा। आई थिंक कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ समझ आया होगा। लेकिन इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक भी मिल जाएगा, तो पहले पार्ट 1 देखो तब पार्ट 2 देखना, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।